हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के चैप्टर डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे डी और एफ ब्लॉक तत्वों की। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी परिभाषा। वे तत्व जिनके परमाणुओं या आयनों का अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कक्षा के डी कक्षक में भरते हो, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। देखिए बच्चों, उपांतिम कक्षा कौन सी होती है? देखिए, ये तो है बाह्य कक्षा, आउटर मोस्ट, और इससे पहले वाली जो कक्षा होगी उसको आप कहेंगे उपांतिम कक्षा या पेनल्टीमेट शेल। देखिए बच्चों, अगर आउटर मोस्ट शेल n है तो पेनल्टीमेट शेल n-1 कहलाएगी। तो वे तत्व जिनके परमाणुओं या आयनों का अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कक्षा के डी कक्षक में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये तत्व पीरियोडिक टेबल में वर्ग 3 से 12 तक होते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d1-10 ns1-2 होता है। देखिए, यहां आप थोड़ा ध्यान देंगे, आपको किसी किसी बुक में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns 0-2 भी मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपवाद स्वरूप n कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रखते। अब बात करेंगे इनकी मुख्य विशेषताओं की। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है? देखिए बच्चों, इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरा जाता है। ये कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं और इनके पास सभी धात्विक लक्षण होते हैं, यानी जो भी धात्विक लक्षण पाए जाते हैं वो सब इनके अंदर भी होंगे। देखिए बच्चों, इनके अंदर एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं और ये अच्छे उत्प्रेरक भी होते हैं। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण। देखिए बच्चों, डी ब्लॉक तत्वों को इस बात पर आधार मानकर वर्गीकृत किया जाता है कि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में भरता है, और इस आधार पर इनको 4 श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। पहली श्रृंखला को हम कहते हैं 3D श्रृंखला, या फिर हम इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। ये नाम इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में भरता है, और आवर्त सारणी में जो 4th पीरियड के वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व हैं वो इस श्रृंखला में आते हैं। देखिए, इसमें 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 22 वैनेडियम, 23 वैनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर और 30 जिंक, ये तत्व आते हैं। देखिए बच्चों, मेरा आपको सुझाव है कि स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक आपको परमाणु क्रमांक और उनके तत्वों के नाम अवश्य याद होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हमारी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा भाग इसी 3D श्रृंखला में संचालित होगा। चलिए अगली जो श्रृंखला है उसकी ओर चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास श्रृंखला है 4D श्रृंखला, जिसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, 4D श्रृंखला। तो इसमें 4D इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहां जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4D उपकोष में भरा जाएगा, और आवर्त सारणी में 5th पीरियड के जो तत्व हैं ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक, उनको 4D श्रृंखला में हम मानते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। इसमें 39 इट्रियम से लेकर के 48 कैडमियम तक के तत्व आएंगे। देखिए कौन कौन से इसमें तत्व हैं। इसमें 39 इट्रियम है, 40 जिरकोनियम है, 41 नायोबियम, 42 मॉलिब्डेनम, 43 टेक्नीशियम, 44 रुथेनियम, 45 रोडियम, 46 पैरिडियम, 47 सिल्वर और 48 कैडमियम। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब बारी है 5D श्रृंखला की। तो आप समझ रहे होंगे कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो 5D कक्षा में भरेगा और आवर्त सारणी के छठे पीरियड में ये आते हैं। देखिए बच्चों, यहां एक इंपॉर्टेंट बात है। छठे पीरियड में जो पहला एलिमेंट है लैंथेनम 57, उसके बाद बीच के 14 एलिमेंट्स मिसिंग है, वो यहां नहीं है। आप लैंथेनम 57 से स्टार्ट करेंगे और बीच में 14 एलिमेंट्स को आप स्किप कर देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हॉफनियम 72 से। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे। इसमें लैंथेनम आएगा, इसमें हॉफनियम, टेंटेलम, वॉल्फॉर्न, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, ये इसके अंदर आएंगे। देखो बच्चों ध्यान देना कि ये सभी धातुएं बहुत इंपॉर्टेंट, यानी बहुत महंगी और बहुत काम आने वाली धातुएं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाती है 6D श्रृंखला। देखिए ये जो श्रृंखला है अभी भी अधूरी है, ये आवर्त सारणी के 7th पीरियड में है और इसमें अभी पूरे तत्व नहीं आए हैं, अभी इसमें कुछ तत्व बचे हुए हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से तत्व आप देखेंगे। रदरफोर्डियम, डबनियम, सी बोर्गियम, बोहोरियम, हासियम, माइटनेरियम, टार्नस्ट्रेडियम, रोएटजेनियम और कॉपरनीसियम। तो इस तरह से ये 4 जो श्रृंखलाएं हैं, इनमें आपने पूरे डी ब्लॉक तत्वों को बांटा हुआ है। तो ये तो हुआ वर्गीकरण। अब बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाते हैं, संक्रमण धातु। देखिए बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला टॉपिक है। एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि संक्रमण धातु क्या होती हैं, किन धातुओं को संक्रमण धातु माना जाता है और किन धातुओं को संक्रमण धातु नहीं माना जाता। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा की बात करेंगे। देखिए, वे तत्व जिन्हें डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है, यानी पहली शर्त यह है कि ये डी ब्लॉक के तत्व होने चाहिए और जिनके परमाणुओं या किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में N-1 डी कक्षा अपूर्ण हो। देखिए N-1 मैंने आपको अभी बताया उपांतिम, अंतिम कक्षा से पहली वाली कक्षा। तो देखिए बच्चों, जिन तत्वों में उपांतिम कक्षा का डी उपकोष अधूरा भरा हुआ होगा उनको आप संक्रमण धातु कहेंगे। देखिए शर्त क्या है कि उपांतिम कक्षा का N-1 डी उपकोष अधूरा हो। देखिए बच्चों, जो डी सबऑर्बिट्स हैं उनमें आप D1 से D10 तक इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अपूर्ण कब मानेंगे? जब हमारे पास D1 से लेकर D9 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर D1 से D9 तक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप इनको अपूर्ण कहोगे। और जिन तत्वों में या जिन परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में
ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है, आप उनको संक्रमण धातु कह देंगे। अब देखिए बच्चों, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी जो 12वें वर्ग में रखे हुए हैं, इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इन परमाणुओं में और इनके आयनों में एक पूर्ण रूप से भरी हुई D10 कक्षा होती है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। देखिए बच्चों, हम थोड़ा सा एक जिंक का उदाहरण लेकर के समझते हैं। देखिए, जिंक का परमाणु क्रमांक है 30। जिंक का परमाणु क्रमांक होगा 30, और यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके देखते हैं परमाणु अवस्था में, तो ये बनेगा आर्गन कोर 3D10 4s2 सॉरी। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहां जो D कक्षा है ये पूरी भरी हुई है, ये जो D कक्षा है ये पूरी भरी हुई है, ठीक है ना। और यदि आप इसके आयन को देखते हैं, अगर आप जिंक का आयन यानी जिंक डाई पॉजिटिव आप लेते हैं, Zn डाई पॉजिटिव, तो आप उसमें देखेंगे कि ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी आर्गन कोर और 3D10 ये कंडीशन बचेगी। अब देखिए बच्चों, यहां भी D10 यानी पूरी भरी हुई D कक्षा उपस्थित है, तो इसलिए हम इनको संक्रमण धातु नहीं मान सकते, क्योंकि संक्रमण धातु बनने के लिए यह आवश्यक है कि D कक्षा अपूर्ण हो। अब देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रश्न भी हमारे से पूछा जाता है कि जो कॉपर है, कॉपर के पास पूरी भरी हुई D कक्षा होती है। देखिए, यदि मैं आपको 29 कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके दिखाऊं, तो ये होगा आर्गन कोर 3D10 4s1, यानी आप देख सकते हैं कि यहां जो D कक्षा है, D उपकोष है, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर हम इसको किस आधार पर कह सकते हैं कि ये संक्रमण धातु है? देखिए बच्चों, जो कॉपर की आयनिक स्टेट है यानी Cu डाई पॉजिटिव, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे तो ये होगा आर्गन कोर 3D9, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन इन 10 में से निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब इसके पास अपूर्ण D उपकोष है, और इसीलिए आप इसको संक्रमण धातुओं में रखते हैं। तो आपको बच्चों देखिए, ये बात समझ में आ गई कि संक्रमण धातु की परिभाषा क्या है, संक्रमण धातु बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण धातु क्यों नहीं माना जाता, और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड संक्रमण धातु क्यों है। तो हमने इन 4 प्रश्नों को यहां समझा। चलिए फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक तत्वों के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए बच्चों, डी ब्लॉक तत्वों के भौतिक गुण अन्य तत्वों से बहुत अलग पाए जाते हैं। जो अन्य तत्व हैं उनसे बहुत अलग है। इसका कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में छुपा हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक कर। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी धात्विक प्रकृति यानी मेटलिक कैरेक्टर्स की। सभी डी ब्लॉक तत्व धातु होते हैं। डी ब्लॉक में जितने भी तत्व रखे गए हैं सभी धातु हैं। इनमें एक धात्विक चमक होती है, ये कठोर होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों कि मरकरी एक ऐसा डी ब्लॉक तत्व है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी आप कह सकते हैं
कि मरकरी एक ऐसी धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। शेष सभी धातुएं आप देखेंगे कि ये सॉलिड हैं, लेकिन केवल मरकरी लिक्विड स्टेट में आती है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इनके इनके उच्च गलनांक और क्वथनांक की। देखिए बच्चों, जितने भी संक्रमण धातुएं होती हैं उन सबके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि डी ब्लॉक तत्वों में अकेले रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनके कारण इनके बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं, धात्विक बंधन, ये बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक हाई होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करते हैं तो इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। आपसे यह प्रश्न अक्सर पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, आपको इसमें यह बताना है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसलिए इनके बीच में धात्विक बंधन बहुत मजबूत नहीं होते। तो यही कारण है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के गलनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। चलिए बच्चों, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, घनत्व। अब क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों में जो परमाणु आते हैं, एक तो ये भारी होते हैं, इनके जो द्रव्यमान संख्या है वो उच्च होती है, और इसके अलावा इनकी परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि सामान्य तत्वों के मुकाबले इनका जो घनत्व है वो उच्च हो जाता है। देखिए, घनत्व होता है भार अपॉन आयतन। अब भार अधिक है क्योंकि ये भारी हैं, आयतन कम है क्योंकि परमाणु त्रिज्या छोटी है, तो इसलिए इनके जो घनत्व हैं वो भी उच्च होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी हार्डनेस की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये तत्व बहुत कठोर होते हैं। जैसे क्रोमियम जो है वो सबसे कठोर धातुओं में से एक है, और कठोर होने का कारण इनका आकार, इनका घनत्व, ये सब। विद्युत और ऊष्मा चालकता, ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और बड़ी मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बात करते हैं, रंगीन आयन बनाना। देखिए बच्चों, संक्रमण धातुएं और इनके आयन अधिकांशतया रंगीन है, कलर्ड आयंस ये बनाते हैं। इसका कारण है कि इनके जो डी कक्षक हैं वे अपूर्ण होते हैं, और इसकी वजह से इनके अंदर डी डी संक्रमण पाया जाता है। देखिए बच्चों, इस डी डी संक्रमण के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अगर इनके चुंबकीय गुणों की बात करें तो क्योंकि इनके पास अक्रिय युग्म इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनके अंदर अनुचुंबकीय गुण होते हैं, और यदि किसी तत्व में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो ऐसे तत्व प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। तो चलिए अब हम एक और इंपोर्टेंट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, डी ब्लॉक तत्वों की कणन ऊर्जा या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखिए बच्चों, यदि आपके पास एक मोल धातु है और आप उसके सभी परमाणुओं को अलग अलग करना चाहते हैं, तो जितनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी आप उसे कहेंगे कणन ऊर्जा या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब डी ब्लॉक तत्वों में ये कणन ऊर्जा हाई होती है, उच्च होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास प्रबल धात्विक बंध होते हैं। प्रबल धातु या धात्विक बंध इनके पास पाए जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी जो नॉन पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी संख्या काफी होती है। तो इस वजह से इनकी कणन ऊर्जा बहुत अधिक है। तो देखिए बच्चों, आज हमने डी ब्लॉक तत्वों की परिभाषा, इनका वर्गीकरण, संक्रमण तत्वों की परिभाषा और उससे कुछ जुड़े हुए प्रश्न और डी ब्लॉक तत्वों के कुछ सामान्य गुणों के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम इन गुणों को डिटेल में पढ़ेंगे।